नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं संजीवनी टीवी पर शेयर बाजार का लेखा जोखा। दोस्तों, आज बाजार ने वही किया जो अक्सर एक अच्छा प्ले करता है, यानी कि नाटक करता है। शुरुआत शांत रही, बीच में सस्पेंस दिखा और आखिर में एक ऐसा ट्विस्ट जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे। दोस्तों, आज का बाजार अगर एक नजर में देखें तो क्या कहता है, इसको हमें जान लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए। दोस्तों, आज 20 जुलाई की शाम है और बाजार लाल निशान में बंद हुआ, लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है जितनी ये कहानी आपको सीधी लग रही है। कुछ सेक्टर मुस्कुराते हुए बंद हुए तो कुछ ने निवेशकों की नींद उड़ा दी। तो चलिए पूरी तस्वीर एक एक करके आराम से समझते हैं। तो आज के इस एपिसोड में दोस्तों हम बात करेंगे कि आखिर किस सेक्टर ने बाजार को नीचे खींचा और वैश्विक मोर्चे पर यूएस ईरान शांति डील का क्रूड ऑयल पर क्या असर दिख रहा है और कौन से 5 शेयर आज सबसे ज्यादा चमके और कौन से ज्यादा सबसे टूट गए और कल के सेशन के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी तथा सेंसेक्स के अहम लेवल क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। और सबसे पहले बात सेंसेक्स की दोस्तों, तो आज सेंसेक्स 77,709 के लेवल पर बंद हुआ है, यानी कि 443 अंक नीचे, 0.57% गिरावट के साथ में। जबकि निफ्टी 50 दोस्तों बंद हुआ है 24,239 पर, यानी कि 96 पॉइंट्स नीचे, 0.39% नीचे। और बैंक निफ्टी की दोस्तों बात करें तो इसने सबसे ज्यादा दबाव झेला है और बंद हुआ है 57,945 पर, 576 पॉइंट नीचे, 0.99% की गिरावट के साथ। दोस्तों, बैंक निफ्टी एक ऐसा शेयर वो था इंडेक्स जिसका मुझे पूरी तरह से उम्मीद थी कि बैंक निफ्टी जो 5 बड़ी कंपनियों के रिजल्ट्स आए हैं उसके वजह से, बड़ी कंपनी जिनसे प्राइवेट बैंक के जो रिजल्ट आए हैं वो इसको ऊपर ले जाने में मदद करेंगे, लेकिन बैंक निफ्टी भी आज रुक नहीं पाया। तो समझेंगे कि आखिर आज बैंक निफ्टी भी गिरा क्यों। दोस्तों, यहां पर सवाल यह है कि अगर सेंसेक्स निफ्टी सिर्फ 0.45% गिरे, यानी कि आधा प्रतिशत, तो बैंक निफ्टी लगभग 1% क्यों टूटा। तो जवाब सीधा है, निफ्टी और सेंसेक्स में सैकड़ों कंपनियां शामिल हैं और इसलिए एक सेक्टर का झटका पूरे इंडेक्स में घुल मिल जाता है। लेकिन बैंक निफ्टी में सिर्फ बैंकिंग ही होती हैं, इसलिए वहां चोट सीधी और गहरी लगती है। दोस्तों, यह फर्क समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यही आपको बताता है कि इंडेक्स के आंकड़े से आगे जाकर सोचना क्यों जरूरी हो जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि सेक्टर्स की चाल, कौन हंसा है और कौन रोया है, किसको हंसाया और किसको रुलाया, इसको बात को इस तरह से भी कह सकते हैं। तो आज का बाजार एक तरफा बिल्कुल नहीं था और यही बात इसे दिलचस्प बनाती है। मिड कैप इंडेक्स 0.6% ऊपर बंद हुआ और स्मॉल कैप 0.16% मामूली बढ़त दिखाई दी। यानी बड़ी कंपनीज को जो झटका लगा वह छोटी और मंझोली कंपनियों तक पूरी तरह नहीं पहुंचा और यह दिखाता है कि निवेशकों का भरोसा हर जगह से नहीं टूटा, सिर्फ चुनिंदा जगहों से ही डगमगाया है। आपको ध्यान हो तो शुक्रवार को जब ये निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स लाल थे तो स्मॉल कैप और मिड कैप, गलत बोल गया ना, वो हरे थे और ये लाल था। और आज ये उल्टा हो गया, ये तीनों सेंसेक्स सेक्टर जो है ना इंडेक्स लाल रहे हैं और ये हरे में रहे दोनों। तो दोस्तों, फार्मा सेक्टर अगर आप देखेंगे तो फार्मा सेक्टर आज का असली हीरो रहा है। दवाई कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त खरीदारी देखी गई है और यह सेक्टर 1.4 की मजबूती बहुत ही मजबूत छलांग के साथ में बंद हुआ है। दोस्तों, ऐसा अक्सर तब होता है जब निवेशक बाजार की अनिश्चितता के बीच उन सेक्टर्स की तरफ भागते हैं जिनकी मांग हर हाल में बनी रहती, चाहे बाजार ऊपर जाए या नीचे जाए। दवाई तो दोस्तों खरीदनी ही पड़ती, अगर घर में कोई बीमार है, आप हैं या मैं हूं, तो दवाई तो खानी ही पड़ेगी क्योंकि स्वस्थ जो रहना है, अगले दिन काम पर जो जाना है। और अब बात करते हैं दोस्तों पीएसयू बैंक की। तो पीएसयू बैंक इंडेक्स तो और भी आगे निकल गया, आज पूरे 2.78% ऊपर। यह आंकड़ा थोड़ा दोस्तों हैरान करने वाला लग सकता है आपको, क्योंकि प्राइवेट बैंक इतनी बुरी तरह टूटे और सरकारी बैंक इतने मजबूत रहे। लेकिन यही तो दोस्तों बाजार का असली नेचर है। एक ही सेक्टर के भीतर भी अलग अलग हिस्सों की कहानी बिल्कुल अलग अलग हो सकती है और ऐसा अक्सर तब होता है जब बड़े प्राइवेट बैंक्स में विशेष रूप से कोई
निगेटिव खबर या भारी बिकवाली आती है तो निवेशक उसी पैसे को दूसरे बैंकिंग शेयरों में यानी सरकारी बैंकों में लगा देते हैं और इसे बाजार की भाषा में हम क्या कहते हैं, सेक्टर रोटेशन। और अब तक आप सेक्टर रोटेशन को थोड़ा थोड़ा करके मैं समझता हूं समझते आ रहे होंगे। तो इसे सेक्टर रोटेशन कहा जाता है जब एक सेक्टर से पैसा निकलकर दूसरे में जाता है। और दोस्तों पैसा बैंकिंग सेक्टर से लेकिन बाहर नहीं गया बल्कि बैंकिंग सेक्टर के भीतर ही एक जगह से दूसरी जगह घूम गया। अब एफएमसीजी में देखें तो एफएमसीजी 0.6% की बढ़त रही यहाँ पर। तो रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें बनाने वाली कंपनियों के शेयर भी हरे निशान में रहे। मेटल सेक्टर 0.86% ऊपर बंद हुआ जो दिखाता है कि औद्योगिक धातुओं से जुड़ी कंपनियों में भी आज सकारात्मक माहौल था। लेकिन अब आते हैं उस तरफ जहां रौनक पूरी तरह से गायब थी। कहां कहां गायब थी? प्राइवेट बैंक इंडेक्स आज सबसे ज्यादा हारने वाला रहा, पूरे 2.27% की भारी गिरावट के साथ में। ऑटो सेक्टर 0.26% नीचे रहा, आईटी 0.22% गिरा और रियल्टी सेक्टर 0.13% फिसल गया दोस्तों। तो ये तो हाल रहा है आज के सेक्टर का। दोस्तों आगे बढ़ें उससे पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियोस को शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक जिनको शेयर मार्केट में काम करते हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे और वो एक वेल इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बने। खैर आगे चलते हैं दोस्तों, ये समझते हैं कि ऑटो सेक्टर की हल्की गिरावट को भी किस नजर से हम समझे। दोस्तों जब क्रूड ऑयल की कीमतें ज्यादा उतार चढ़ाव वाली होती हैं तो ऑटो कंपनीज की लागत और ग्राहकों का बजट दोनों पर असर पड़ता है। आज WTI क्रूड में मामूली नरमी और आगामी तिमाही नतीजों को लेकर सतर्कता की वजह से इस सेक्टर में हल्का दबाव देखा गया। हालांकि ये गिरावट दोस्तों बहुत बड़ी नहीं थी। तो कुल मिलाकर आज का बाजार सिखाता है कि बाजार गिरा कहना अधूरा वाक्य है, जबकि सही वाक्य क्या होगा? सही वाक्य यह होगा कि बैंकिंग गिरी, बाकी सेक्टरों ने इसको संभाला और यही बारीकी है जो एक आम दर्शक और एक समझदार निवेशक के बीच में फर्क पैदा करती है। हालांकि अभी मैं आपको क्रूड ऑयल के बारे में एक और डेवलपमेंट बताऊंगा क्योंकि क्रूड ऑयल में गिरावट देखी जा रही है और इसके भी कहानी यह है कि यूएस और ईरान के बीच में समझौते होने की बातें चल रही हैं। तो कतर ने एक प्रपोज किया है सीज फायर के लिए, लेकिन उसके ऊपर हम लोग बाद में बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम 10 बजे जब लाइव जाएं आज रात में तो उनमें इन सारी चीजों को कवर करें। अभी हम जो सुबह 9:15 बजे से लेकर 3:30 बजे तक मार्केट में हुआ है वो समझते हैं, यानी कि बाजार में उतार चढ़ाव की असली वजह को समझते हैं क्योंकि यह समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों अब तक हमने देखा कि कौन कौन सा सेक्टर हंसा और कौन कौन सा रोया, लेकिन असली सवाल अभी बाकी है कि यह उतार चढ़ाव आखिर आया क्यों। तो इसे समझे बिना कल की स्ट्रेटेजी बनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो अब बात करते हैं उस सवाल की जो हर निवेशक के मन में है, ट्रेडर के मन में है, और आखिर आज बाजार गिरा क्यों। तो इसकी दोस्तों सबसे बड़ी वजह रही है कि बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स में भारी बिकवाली। जब देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंकों के शेयर 5% तक टूट जाएं तो पूरा इंडेक्स उसका बोझ उठाने में हाँफने लगता है और निफ्टी और सेंसेक्स में बैंकिंग स्टॉक्स का वजन सबसे ज्यादा होता है। इसलिए जब यह सेक्टर लड़खड़ाता है तो पूरा बाजार लड़खड़ाता है। और दोस्तों दूसरी वजह रही है प्रॉफिट बुकिंग। पिछले कुछ सेशन से बाजार में जो तेजी थी उसके बाद निवेशकों ने ऊंचे स्तरों पर मुनाफा काटना शुरू कर दिया। और दोस्तों यह कोई नई बात नहीं है, बाजार का यह वही पुराना नियम है, जब कीमत ज्यादा ऊपर चली जाए तो कुछ हाथ हल्के होने की कोशिश कर लेते हैं और जो निवेशक पहले से मुनाफे में बैठे थे उन्होंने आज उसे नगद में बदलना बेहतर समझा, यानी कि अपना प्रॉफिट वो घर ले आए। और तीसरी वजह है दोस्तों सतर्कता, कॉशियसनेस। और जब भी कोई सेक्टर बहुत तेजी से भागता है तो बाजार सहज रूप से थोड़ा रुक कर सांस लेता है। यह ठहराव अक्सर अगली तेजी की तैयारी होता है, लेकिन तत्काल इसे गिरावट के रूप में महसूस किया जाता है। अब हम ये देखें कि ग्लोबल क्यूज क्या कहते हैं, यानी कि यूएस ईरान पीस डील का असर। जी हाँ, अब बात करते हैं उस बड़ी अंतरराष्ट्रीय खबर की जो पिछले कई महीनों से बाजार की दिशा तय कर रही है। अमेरिका और ईरान के बीच हुई शांति डील, याद कीजिए कुछ महीने पहले जब यह टकराव चरम पर था तब क्रूड ऑयल की कीमतें आसमान छू रही थी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की आशंका ने पूरी दुनिया के बाजारों को हिला दिया था। लेकिन अप्रैल में सीज फायर और उसके बाद जून में फ्रांस में समझौते पर साइन हुए और इससे पूरी तरह से हालात बदल गए। और इस शांति डील के बाद
क्रूड ऑयल की कीमतों में जो स्थिरता आई उसका सीधा असर भारतीय बाजार के सेंटीमेंट पर पड़ता रहा और आज भी वही ट्रेंड जारी रहा। जबकि WTI क्रूड $82 के आसपास आज कारोबार कर रहा था, जिससे 0.14% की आप मान सकते हैं कि इसमें गिरावट आज दर्ज करी गई। जबकि ब्रेंट क्रूड $88.53 पर बैरल के ऊपर था, यानी कि 0.49%, ये भी थोड़ा सा कल के मुकाबले ऊपर था। अब दोस्तों अभी इस वक्त इनमें गिरावट दर्ज की गई और गिरावट आने का कारण दूसरा है, लेकिन हम बात अभी कर रहे हैं कि 3:30 बजे तक का क्या हुआ। तो 3:30 बजे तक का मामला आप और 3:30 बजे के बाद की कहानी हम लोग बाद में समझेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमें ये याद रखना है कि क्रूड ऑयल भारत के लिए सिर्फ एक कमोडिटी नहीं है, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था की नब्ज है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है, इसलिए जब क्रूड स्थिर या नरम रहता है तो महंगाई और रुपये पर दबाव कम होता है और यही चीज अंततः शेयर बाजार के लिए सकारात्मक संकेत बनती है। यूएस ईरान शांति डील की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो चिंता महीनों तक बनी रही थी, वह अभी फिलहाल शांत नजर नहीं आ रही थी और बाजार इसी राहत को भुना रहा था। क्यों नहीं नजर आ रही थी? मतलब बातें चल रही थी, लग रहा था कि बाजार में कुछ चीजें होने वाली हैं और इसके एहसास से ही बाजार में थोड़ी सी आपको प्रॉफिट बुकिंग आप देख पा रहे थे। दोस्तों इसके अलावा एक चीज और देखें कि इस पूरे क्वार्टर में आईटी सेक्टर की कंपनीज के नतीजे भी बाजार पर असर डाल रहे हैं और बड़ी आईटी कंपनीज की कमाई और उनके भविष्य के अनुमान दोनों निवेशकों की नजर में हैं और यही वजह है कि आईटी इंडेक्स में हल्की सुस्ती आज भी दिखाई दी। दोस्तों इसको ऐसे सोचिए कि आईटी कंपनीज की सबसे बड़ी कमाई अमेरिका और यूरोप के ग्राहकों से आती है। जब अमेरिका जैसे बड़े बाजार में कारोबारी माहौल अनिश्चित रहता है तो कंपनियां नए प्रोजेक्ट और नए सौदों पर फैसला लेने में देर लगाती हैं और यही देरी सीधे भारतीय आईटी कंपनीज की क्वार्टरली इनकम पर दिखाई देती है। इसलिए जब भी बड़ी आईटी कंपनीज अपने नतीजे जारी करती हैं तो बाजार बहुत बारीकी से यह देखता है कि आगे का अनुमान यानी कि गाइडेंस कैसा है, ना कि सिर्फ पिछली तिमाही का आंकड़ा क्या कहता है, वो आगे का भी देखना चाहता है कि आगे जो नेक्स्ट क्वार्टर है उसमें आप कैसा परफॉर्म करने वाले हो। जो पीछे आपने परफॉर्म किया था उसका तो रिजल्ट आ गया, अब नेक्स्ट आपका क्या परफॉर्मेंस है। कहते हैं ना भैया, जो कल कमाया था उसका कमा के खा लिया, अब अगली रोटी जो खानी है वो कहां से कमाओगे, तो अगली के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी। तो इसीलिए जो इन्वेस्टर होता है वो नेक्स्ट क्वार्टर की तरफ अपनी नजरें गड़ा कर रखता है कि क्या गाइडेंस कंपनी दे रही। तो कुल मिलाकर आज का बाजार घरेलू बैंकिंग दबाव, आईटी सेक्टर की सतर्कता और वैश्विक स्थिरता, इन तीनों के बीच का एक संतुलन था। जब तीनों धागे एक साथ खींचते हैं तभी बाजार की दिशा साफ बनती है और यह तस्वीर थोड़ी दोस्तों आज मिली जुली रही। निफ्टी आज थोड़ा सा दबाव में हमने सबने देखा ही है, लेकिन अब यहाँ पर एक बार सवाल मन में ये भी आ रहा था कि भाई निफ्टी जो 24,500 के पार गया था तो 24,500 के पार जाएगा, कब जाएगा आखिर? क्योंकि 24,500 के पार जाना ये एक बड़ी सिचुएशन बनी हुई है। जब 24,500 के पार निफ्टी जाएगा तभी तो 25,000 जाएगा, तभी तो 26,000 जाएगा, लेकिन अभी 26,000 तो जाना इतना आसान, इतनी इजी नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी अगर ये यूएस ईरान जो पीस डील वाली बात हो जाती है, इसको हम रात के 10 बजे लाइव में पूरा और विश्लेषण करेंगे, समझेंगे कि कहानी कहां तक पहुंची। क्योंकि कतर जो पीस डील सुहा रहा है, सीज फायर की बातें कर रहा है, उसको ईरान फिलहाल नकार रहा है। तो अभी हालात एग्जैक्टली क्या है मैं उसे अभी पूरी तरह से अध्ययन नहीं कर पाया हूं, स्टडी नहीं कर पाया हूं, क्योंकि अभी इसकी मैं तैयारी कर रहा था, इसलिए उसको भी बाद में समझता हूं और आगे बढ़ते हैं। खैर, हम दोस्तों ये देख लेते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए शेयर बाजार के अंदर। तो शेयर बाजार के अंदर दोस्तों जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी करने से हम अक्सर अपना नुकसान कर बैठते हैं। ना ही पैनिक सेलिंग करनी चाहिए और ना ही पैनिक बाइंग करनी चाहिए। पैनिक बाइंग यानी कि फोमो उसको कह लेते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि जब सब लोग खरीद रहे हैं तो हम भी लास्ट में पहुंच जाते हैं खरीदने के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि हम पीछे छूट जाएं। लेकिन तब तक हो सकता है कि आप वहां जाके खरीद रहे हैं जहां पर प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना बन रही है, यानी कि जब सब लोग खरीद चुके हैं और मुनाफा काटने का समय आया तब जाके आपने वहां खरीदा और पता लगा खरीदते ही, कहते हैं ना, सर मुंडाते ही ओले पड़ गए। तो जैसे ही आपने खरीदा वैसे ही मार्केट धड़ाम हो गई और आपने कहा यार मैं जब भी खरीदता हूं तो मार्केट नीचे चली जाती है। खैर, इसको आगे चलते हैं और समझते हैं कि आज के जो टॉप 5 गेनर्स रहे हैं, जो आज के चमकते सितारे रहे हैं, वो क्या कहते हैं। तो सबसे आगे दोस्तों आज रहा है ट्रेंट, जो 3.04% चढ़कर
2929 पर बंद हुआ और इसके बाद पावर ग्रिड 2.01% की छलांग लगाई और 289 पर बंद हुआ। नेस्ले इंडिया 1.81% ऊपर चढ़कर 1453 पर बंद हुआ, 1453 पर बंद हुआ और एनटीपीसी ने 1.65% की बढ़त के साथ में 348 का लेवल टच कर लिया और भारतीय एयरटेल 5वें नंबर पर रहा, 1.63% ऊपर रहा और 1940 पर बंद हुआ। दोस्तों ये आधा घंटे 35 मिनट का जो हमारी लेखा जोखा होता है, तो इसको लगातार बोलते बोलते कभी कभी मेरा गला थक जाता है, तो कभी कभी शब्द कुछ इधर से उधर हो जाते हैं, तो उनको इग्नोर कर दिया करिएगा, हो जाता है। क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूं कि इसको बार बार एडिट करना पड़े, क्योंकि ज्यादा एडिट करने में ये ज्यादा समय लेता है। तो इस वजह से हम इसको थोड़ा सा फ्लो में बनाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप तक ये जल्दी वीडियो पहुंचे। खैर, तो अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और ये जो हमने टॉप 5 की बात करी, तो अगर आप इसमें देखें कि एक बात यहाँ ध्यान देने वाली क्या है, इसमें रिटेल है, पावर है, एफएमसीजी जैसे अलग अलग सेक्टर्स की कंपनियां शामिल हैं। यानी आज की तेजी किसी एक सेक्टर तक सीमित नहीं रही, बल्कि अलग अलग जगहों से चुनिंदा खरीदारी देखने को मिली। अब बात करते हैं टॉप 5 लूजर्स की, जहां सबसे ज्यादा पेन हुआ, दर्द हुआ। जी हाँ, अब बारी है उन शेयरों की जिन्होंने आज निवेशकों को सबसे ज्यादा निराश किया। और आपको पता चलेगा कि बैंक निफ्टी और प्राइवेट बैंक इंडेक्स इतना क्यों टूटा है। तो सबसे बड़ा आज झटका लगा है एक्सिस बैंक को, जो 5.37% टूट कर 1257 पर आ गया। एचडीएफसी बैंक भी आज पीछे नहीं रहा, 5.08% की गिरावट के साथ में 778 पर बंद हुआ जाके। और मारुति सुजुकी दोस्तों 2.06% गिरकर 13,519 पर आया। और कोटक महिंद्रा बैंक 1.96% नीचे आया और 382 पर बंद हुआ। और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज 1.66% फिसल कर 239 रुपए पर बंद हुआ। दोस्तों कहां हम लोग बात कर रहे थे कि बैंक्स के, प्राइवेट बैंक्स के रिजल्ट अच्छे आए हैं तो हमारा बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, लेकिन क्या हुआ, ये प्राइवेट बैंक्स के रिजल्ट अच्छे आए, उसके बावजूद भी ये नीचे गिर गया। तो इसको समझते हैं कि ये नीचे क्यों गिरे। और दोस्तों यहाँ पर ये भी देखिए कि जो मारुति का शामिल होना इस गिरावट में, ये बड़ा दिलचस्प है। वो ये दिखाता है कि आज सिर्फ बैंकिंग नहीं, बल्कि कुछ बड़ी ऑटो कंपनीज में भी मुनाफा वसूली का दबाव रहा। तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो दोस्तों, जो बाजार की नब्ज है, वो देखिए। अब हम जो बात कर रहे थे कि ये जो 5-5% गिरे, तो ये क्यों गिरे, तो इसमें दोस्तों जो बड़ा कारण रहा कि जिन्होंने रिजल्ट आने से पहले इन स्टॉक्स में अपनी पोजीशन बनाई थी, और जब ये रिजल्ट आए तो शेयर एकदम से ऊपर चढ़ा, तो वहां जाके सब लोगों ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर ली, मुनाफा वसूली कर ली, जिस कारण ये स्टॉक्स धड़ाम हुए। तो एक ये बड़ा कारण दोस्तों इसको देखने को मिला है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो, क्योंकि ये क्या करता है, ये आपके पूरे बाजार की सेहत को मापने का काम करता है। असली तस्वीर दोस्तों यही दिखाता है। तो आज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर 1779 शेयर, 1779 शेयर बढ़त के साथ बंद हुए, जबकि 1501 शेयरों में गिरावट दिखाई दी। तो 110 शेयर बिना किसी बदलाव के बंद हुए। यानी अब यहां पर दोस्तों ये देखने वाली बात है, ओवरऑल मार्केट गिरा, हम ये सब देख रहे हैं कि मार्केट गिर गया, मार्केट टूट गया, सेंसेक्स टूट गया, बैंक निफ्टी टूट गया, निफ्टी टूट गया, लेकिन बढ़ने वाले शेयरों की संख्या गिरने वाले शेयरों की संख्या से ज्यादा रही। तो इसका मतलब यह है कि इंडेक्स भले लाल निशान में बंद हुआ है, लेकिन बाजार की चौड़ाई यानी कि ब्रेथ पूरी तरह से कमजोर नहीं थी। बड़े बैंकिंग शेयरों के भारी वजन ने इंडेक्स को नीचे खींच लिया, जबकि आमतौर पर बाजार में हल्की सकारात्मकता यानी कि पॉजिटिविटी बनी रही। और यह वही अंतर है जिसे इंडेक्स की कहानी और बाजार की असली कहानी के बीच का फर्क कहा जाता है। तो अगर आप मार्केट को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो को अवश्य देखें, ये आपको बाजार की असली कहानी बताता है। बहुत सारे लोग आज कह रहे हैं जी इंडेक्स टूट गया टूट गया टूट गया, लेकिन जब आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखते हैं तो पता लगता है कि अगर आज आपका पोर्टफोलियो में, जरूरी नहीं है कि मार्केट सारा रेड हो गया है जो बड़े इंडेक्सेस थे, लेकिन आपका पोर्टफोलियो भी लाल हुआ हो, ये आज जरूरी नहीं है। क्योंकि कई बार उल्टा होता है, मार्केट हरा दिखाई देता है यानी कि इंडेक्सेस हरे दिखाई देते हैं, लेकिन आपका पोर्टफोलियो लाल हो जाता है। रीजन होता है कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो नैरो हो गया था, तो उसके ऊपर, आपके शेयरों के ऊपर उसका असर पड़ता है। अब बात करते हैं दोस्तों
सोने की, चांदी की और क्रूड ऑयल की। तो कमोडिटी मार्केट में आज दोस्तों सोना 1,41,810 रुपए पर ट्रेड कर रहा था और ये 0.64% ऊपर रहा। और चांदी भी दोस्तों आज तेज रही, 2,19,170 रुपया प्रति किलो पर 1.28% की मजबूत बढ़त के साथ में यह चल रहा था। दोस्तों सोने और चांदी में यह तेजी बताती है कि निवेशक अभी भी थोड़ी सतर्कता के साथ सुरक्षित निवेश यानी कि सेफ हेवन का रुख कर रहे हैं, भले ही बड़ी अंतरराष्ट्रीय चिंताएं फिलहाल शांत हो। दोस्तों ये एक तरह से उम्मीद और सतर्कता का मिला जुला संकेत है। निवेशक शेयर बाजार में भी हैं और सुरक्षा के लिए सोना चांदी को भी पकड़कर बैठे हुए हैं। अब सबसे जरूरी सवाल अब क्या है? सबसे जरूरी सवाल कि कल बाजार किस दिशा में जा सकता है और आपको क्या स्ट्रेटजी यानी कि रणनीति अपनानी चाहिए। तो निफ्टी के लिए जो हम तत्काल सपोर्ट देखें, जो इमीडिएट सपोर्ट है वो है 24,100 और अगर यह टूटा तो फिर 24,000 है। और 24,000 का जो दोस्तों लेवल है, ये हम बार बार आपको बता रहे हैं कि ये बहुत ही साइकोलॉजिकल और बहुत ही टेक्निकल लेवल है और ये बहुत ही मजबूत लेवल है। मार्केट इसको फिलहाल छोड़ने को तैयार नहीं। अब हम इसके बाद ऊपर बात करते हैं 24,000 मतलब रेजिस्टेंस की, तो 24,350 है और फिर उसके बाद 24,450 और ये सबसे बड़ा फिलहाल हर्डल आपको दिखाई देता है। हाँ, अभी रात में क्या क्या घटनाएं घटती हैं और उसका फिर 24,450 के बाद क्या 24,450 को पार करके 24,500 भी पार करेगा, इसके विषय में हम लोग रात में भी बात करेंगे और सुबह मार्केट खुलने से पहले भी बात करेंगे। दोस्तों बैंक निफ्टी की अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 57,600 है और उसके नीचे 57,300 और ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो 58,300 और 58,600 का रेजिस्टेंस है। तो इन लेवल्स के ऊपर आपको नजर रखनी बहुत जरूरी है। अब सेंसेक्स की अगर बात करते हैं, सेंसेक्स जो है 77,400 और उसके नीचे 77,100 सपोर्ट है और ऊपर का रेजिस्टेंस है 78,000 और 78,300 और उसके ऊपर 78,500 और फिर है 79,000। तो इन लेवल्स के ऊपर आपको ध्यान रखना है और यहां तक मार्केट आता जाता है तो आपको पैनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पैनिक करने से आप अल्टीमेटली अपना नुकसान करते हैं। तो हमेशा ये समझ के चलें कि मार्केट में किस तरह से हमको आगे बढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना है और जब मार्केट को आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेते हैं। अगर पैनिक डिसीजन लेते हैं तो पैनिक डिसीजन के अंदर क्या होता है कि आपको अल्टीमेटली नुकसान हो जाता है और आपकी कैपिटल टूट जाती है। जबकि क्या होता है, आप इन्फॉर्म डिसीजन लेते हैं यानी कि आपको चीजें पता होती कहां से क्या जा रहा है और क्या आ रहा है, तो आप ये थोड़ा सा मान के चलते कि हाँ ये संभावनाएं तो हम पहले ही जानते थे और ऐसा संभावना बन रही थी, तो इसलिए ये एक्शन इसमें दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों एक और जरूरी बात है कि कल के सेशन में फार्मा और पीएसयू बैंक जैसे मजबूत सेक्टरों पर आपको नजर बनाए रखनी है, क्योंकि अगर यह मजबूती जारी रहती है तो यही सेक्टर बाजार को स्थिरता देने का काम कर सकते हैं, भले ही प्राइवेट बैंकिंग में आपको दबाव देखने को मिले। रिस्क मैनेजमेंट के लिहाज से भी कुछ बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो हमेशा आपको एक स्टॉप लॉस तय करके ही पोजीशन में उतरें, ताकि किसी अप्रत्याशित झटके से आपको बड़ा नुकसान ना हो। और अगर आप निवेशक हैं तो एक ही झटके में पूरा पैसा किसी एक सेक्टर या एक शेयर में मत लगाइए। और आज के दिन ने दोस्तों खुद दिखाया है कि बैंकिंग जैसा भरोसेमंद सेक्टर भी एक दिन में कितना दबाव झेल सकता है। एक और दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो मैं हमेशा अपने कार्यक्रम में कहता हूं कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर आना है, ऑप्शन ट्रेडिंग से बाहर निकलना है। ऑप्शन ट्रेडिंग में 90% निवेशक, 90% रिटेल इन्वेस्टर अपना पैसा डुबोते हैं और 2024-25 में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम डुबोई है इन्होंने और 2025-26 में भी 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर की रकम इन्होंने डुबोई है, खोए हैं पैसे, और ये सेबी का आंकड़ा है। खैर आगे चलते हैं और ये समझते हैं कि आज के बाजार से हमको क्या सीख मिलती है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी सेगमेंट है और सबसे ज्यादा जरूरी सबक की हम बात हमेशा करते हैं। तो आज के बाजार ने एक बार फिर से सिखाया है कि इंडेक्स की हरी या लाल संख्या पूरी कहानी नहीं बताती है और जब तक आप यह नहीं देखेंगे कि किस सेक्टर में पैसा जा रहा है और किस
सेक्टर से पैसा निकल रहा है, तब तक आप बाजार को सही मायने में नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए बाजार को सही मायने में समझने के लिए आपको एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखना बहुत जरूरी है। जैसा आज आपने एडवांस डिक्लाइन रेशियो में देखा कि बड़े जो इंडेक्सेस हैं वो तो लाल हैं, लेकिन ज्यादातर स्टॉक आज हरे हैं। तो इसलिए अगली बार जब आप सिर्फ ये सुने कि आज बाजार गिरा या आज बाजार चढ़ा, तो एक कदम आप और आगे बढ़िए और पूछिए कि किस सेक्टर में। और यही आदत आपको एक साधारण दर्शक से एक समझदार निवेशक बनाती है। पोर्टफोलियो बनाते समय भी यही सोच अपनाएं, अलग अलग सेक्टर में पैसा बांटें ताकि किसी एक सेक्टर की गिरावट आपके पूरे निवेश को नुकसान ना पहुंचाए। और दोस्तों, दूसरा सबक है पेशेंस का, धैर्य का। जब तक कोई बड़ी अंतरराष्ट्रीय घटना बाजार को हिला ना दे, तब तक शांत मन से अपनी रणनीति पर टिके रहना ही सबसे बड़ी समझदारी है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा शेयर बाजार का लेखा जोखा। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? हम हमेशा कहते हैं कि इस कार्यक्रम को आप सुनते तो कान से हैं, लेकिन छपता ये आपके दिल में है। और हमारा प्रयास है कि आप एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बने और जो आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी है वो संजीवनी टीवी के साथ, हमारे साथ, हमारी टीम के साथ बेहतर होती चली जाए और आपका पोर्टफोलियो ग्रो होता चले और आपकी कैपिटल ना डूबे और आप अपनी कैपिटल को ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर करें, ताकि उसको एक अच्छे पोर्टफोलियो में डेवलप कर सकें और वो पोर्टफोलियो आने वाले समय में, भविष्य में आपको कुछ पैसे कमा के दे सके। यही हमारा प्रयास है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।